पनामा केस की सियासी तपिश ने कौमी असेंबली को भी लपेट में ले लिया। हुकूमत और पीटीआई अरकान की तू-तू में हाथापाई तक जा पहुंची। अरकान ने एक दूसरे को पहले धक्के दिए, फिर थप्पड़ मारे। मोअज़्ज़िज़ ऐवान अखाड़ा बन गया। शाह महमूद कुरैशी ने झगड़े का इल्जाम नून लीगियों पर लगा दिया। कहा कि पूरी अपोजिशन पर हमला किया गया। हुकूमती अरकान ने असेंबली में ऐसा बर्ताव किया जैसे वो अखाड़े में हो। ये सच और झूठ की लड़ाई है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी के सनाउल्लाह और जमात इस्लामी के मोहम्मद अली में तल्ख कलामी, हाथ गिरेबानों तक पहुंच गए। जो कानून के मुताबिक आपकी बात सुनी जाएगी। आइन से बोला कोई नवाब करना कोई और। पंजाब असेंबली भी मछली बाजार बन गई। वजीर आला के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई न करने पर अपोजिशन बरहम। हुकूमती अरकान भी अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान में शदीद नारेबाजी। पनामा केस अहम मरहले में दाखिल। कतर से एक और संदेशा आ गया। शरीफ खानदान ने 12 मिलियन दरहम नकद दिए। मियां शरीफ के 80 लाख डॉलर वाजिब अदा थे। रकम के बदले नेस्कॉल नीलसन के शेयर्स हुसैन को दिए। बैरियर सर्टिफिकेट 2006 में हुसैन नवाज के नाम किए। हम्माद बिन जासिम उस्सानी का अदालत में खत जमा। हसन और हुसैन नवाज ने मनी ट्रेल अदालत में जमा करा दी। दुबई और सऊदी अरब की फैक्ट्रियों की खरीदो फरोख्त की तफसीलात, अलसानी खानदान के साथ सरमायाकारी के मुआहदे, तारिक शफी का बयान हलफी और हुदैबिया पेपर्स मिल्स ऑडिट की कॉपी भी शामिल। मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने 7 फरवरी वाले मिनरवा के खत को गलत करार दे दिया। 2011 के टैक्स फॉर्म में मरियम नवाज को ज़ेरे कफालत दिखाया गया। अदालत ने तहाइफ की मद और जायदाद की खरीदारी की तारीखें देखनी है। जजेस के रिमार्क्स। हमारे जो तलोरे के शिकार करवाए हैं, उसके बाद मार्क 2 खत भी आ गया। और मुझे ये भी पता है कि कागज बनते जा रहे हैं। जैसे ही हम केस आगे ले जाते हैं, कागज उनके बन रहे हैं। दूसरे कतरी खत पर इमरान खान की कड़ी तनकीद। एफबीआर में दस्तावेज तैयार करने का इल्जाम। दरबारियों पर भी तरस आता है। कप्तान फट पड़े। ये अपने जाती मकासद के लिए, अगराज के लिए पागल हो गए हुए हैं। इनका तवाज़न सही नहीं रहा। इंशाअल्लाह ताला सारे तवाज़न ठीक हो जाएंगे। नून लीग का भी कप्तान को करारा जवाब। इमरान अदालत में रुस्वा हो गए। 1 अरब रुपए के तोहफे जहांगीर तरीन ने दिए। वो इख्तिदार के लिए बेताब और लॉटरी पर यकीन रखते हैं। लीगी रहनुमा बरस पड़े। अगर खान साहब की ये जो एक जलन और हसद है, जिसके लिए अभी तक बरनाल हम ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं है। अदालत पनामा लीक्स के साथ साथ नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की करप्शन का भी एहतसाब करे। झूठ का तूफान बर्पा करने वालों ने $60 मिलियन स्विस बैंक में रखकर अटॉर्नी जनरल से खत लिखवाया। शहबाज शरीफ भी बोल पड़े। जनरल राहिल शरीफ को राजी की अलॉटमेंट ज़ाब्ते के मुताबिक की गई। मामले पर बहस फौज को बदनाम करने की साजिश है। रियासती इदारों में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ISPR का बयान। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन उड़ी हमला केस में गिरफ्तार पाकिस्तानी बच्चों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहा है। भारतीय मीडिया खुद कह चुका है कि मुजफ्फराबाद के ये बच्चे कम उम्र और बेगुनाह हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। कराची के इलाके सचल में एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई। 500 एकड़ सरकारी अराजी की फरोख्त में मुलव्विस मुलजिम रियाज गबोल गिरफ्तार कर लिया। साथी अली गबोल फरार।
अंधेर नगरी चौपट राज, सिंध हुकूमत के निराले फैसले। कायम अली शाह ने महकमा तालीम के जिस अफसर को करप्शन के इल्जाम में मुलाजमत से बरतरफ किया, मुराद अली शाह ने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उसी को दोबारा बहाल कर दिया। आर्मी चीफ से तुर्क फौज के नायब सरबराह की मुलाकात, दोनों मुमालिक का इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी, बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी, कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, शराय कराकुरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद, ज़ियारत हरनाई रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल, मुजफ्फराबाद का भी जमीनी राबता कट गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पानामा हंगामा की सियासी तलखियां ज़ाती इल्जामात से मजीद आगे बढ़कर ऐवान में हाथापाई तक पहुंच गई हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन के बाद वफाकी वजीर को बोलने का मौका दिया तो ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि ऐवान पहले मछली मंडी बना और फिर मार धाड़ के ड्रॉप सीन तक जा पहुंचा। कौमी असेंबली के इजलास में शाह महमूद कुरैशी के खिताब और पीटीआई अरकान की नारेबाजी ने माहौल को गरमा दिया। पीटीआई के शहरियार आफरीदी और मुराद सईद हुकूमती बेंचों की तरफ आए और वफाकी वजीर शाहिद खकान अब्बासी से उलझ पड़े, एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। अरकान के दरमियान धक्कम पेल का भी मुकाबला हुआ। स्पीकर ने असेंबली का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। नज़ीर, हंगामा आराई की वजह क्या थी, ऐवान का माहौल कैसे खराब हुआ, ये हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी से। नासिर, बताइएगा कि ऐवान की सूरत हाल खराब किस तरह हुई, मामला कहाँ से शुरू हुआ था और फिर हाथापाई की नौबत क्यों आ पहुंची? नासिर, बताइएगा कि ऐवान की सूरत हाल खराब कैसे हुई थी, इब्तिदा कहाँ से हुई थी और फिर मामला हाथापाई तक क्यों पहुंच गया? देखिए, आज जब बिजनेस एडवाइजरी का इजलास हुआ इस कौमी असेंबली के इजलास से पहले, और हमने अपने नाजरीन को दिन 3 बजे ये आगाह किया था कि आज का इजलास खासा गर्मा गर्म होने के इम्कानात हैं। इस्लामाबाद का मौसम यकीनी तौर पर बहुत ठंडा है, लेकिन ईवान के अंदर आज बहुत गर्मी रही। जो रीज़न था उसका ये था कि शाह महमूद कुरैशी जब बोल रहे थे उस दौरान उनकी तकरीर अभी जारी थी कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक नारा लगाया और जिसके बाद तमाम जो पीटीआई के अरकान थे उन्होंने भी उनके साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और ये नारेबाजी खासी देर जारी रही। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक बारहा शाह महमूद कुरैशी को कहते रहे कि अपने अरकान को चुप करवाएं, ईवान का माहौल ख़राब हो जाएगा। उन्होंने बारहा कोशिश की कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो है वो आज जो उनका एजेंडा है एजेंडे के ऊपर बात करें, मगर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी होती रही। इस दौरान जो ट्रेजरी बेंचेस थे वहाँ से भी नारेबाजी शुरू हो गई और इस दौरान मामला जो है वो आगे उस वक्त ज़्यादा कशीदा हो गया जब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शरियार अफरीदी ने कुछ नाजेबा अल्फाज कहे जो वज़ीर पेट्रोलियम है शाहिद खकान अब्बासी उनको, और उस दौरान फिर हाथापाई तक बात जा पहुंची। फिर घूसों का भी इस्तेमाल किया गया, थप्पड़ों का भी इस्तेमाल किया गया, और यकीनी तौर पर जो ईवान का माहौल था वो खासा ख़राब हो गया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो अपोजिशन जमाती थी, जितने भी अरकान थे, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, और ईवान की जो कार्रवाई थी वो तकरीबन 15 मिनट के लिए जो स्पीकर को मुअत्तल करना पड़ी। इस तमाम जो सीन के दौरान जो है अपोजिशन जो है वो ईवान से वॉकआउट करके बाहर चली गई, और बाहर जाकर शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात भी की। 15 मिनट बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ, और इजलास की कार्रवाई जब दोबारा शुरू की गई तो उस वक्त अपोजिशन अरकान वहाँ पर मौजूद नहीं थे। MKM के जो अरकान थे उन्होंने भी इलामती वॉकआउट किया, उन्होंने कहा कि आज ईवान का माहौल दानिस्ता तौर पर ख़राब किया गया है, और ये वो ईवान है जिसका तकद्दुस पूरा पाकिस्तान मानता है, और आज इस ईवान का तकद्दुस पामाल किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान थे उन्होंने भी जो PTI के जो अरकान की आज जो तकारीर थी और जो हाथापाई हुई उसको भी शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत की। ख्वाजा साद रफ़ीक ने तो बिल्कुल ये साफ कह दिया कि शाह महमूद कुरैशी आज एक प्लान एजेंडे के तहत आए थे, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो शिकस्त होती नज़र आ रही है, इसलिए अब वो ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं, और ईवान का माहौल ख़राब करने में उनका खासा किरदार है। ख्वाजा साद रफ़ीक की तकरीर भी हुई, और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ ने भी जो है शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि ये जो सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उनके जितने भी दीगर जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में स्पीकर के सामने अपोजिशन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई, मजीद खराब हुआ, सूरत हाल मजीद बिगड़ी और मामला और ये नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। नासिर काज़मी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी ने झगड़े का इल्जाम नून लीगियों पर लगा दिया और कहा कि आज पूरी अपोजिशन पर हमला किया गया है। हुकूमती अरकान ने असेंबली में ऐसा बर्ताव किया जैसे वो अखाड़े में हों। घूसे बरसाए गए, जुमले कसे गए, गाली गलौज हुआ, जो धक्के दिए गए, धक्के, और मुराद सईद हमारे MNA मौजूद हैं, जिस तरह उन्होंने आके देखा जारहाना रवैया एक वजीर का उन्होंने आके देखा और हमलावर होने की कोशिश की, और फिर उन्होंने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान के साथ जो गालम गलोच किया, ये उनके शायान शान नहीं है। हुकूमत वक्त बुर्दबारी का मुजाहरा करती है। हुकूमत अपोजिशन बिल्कुल कई दफ़ा जब उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनका मौक़िफ़ रौंदा जाता है, तो वो एहतजाज करती है। दुनिया में होता है, पार्लिमानी प्रैक्टिसेस में ऐसा है। आप देखें कि अपोजिशन का अंदाज मुख्तलिफ होता है, हुकूमत का सलीका मुख्तलिफ होता है। आज हुकूमती बेंचेस ने हुकूमती सलीका नहीं अपनाया। आज उन्होंने तो ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो किसी खाड़े में है, कहीं गुजरावाला में दंगल हो रहा है, किसी कबड्डी मैच में मौजूद हैं, और ये पंजा आजमाई नहीं, ये दलाइल की बात है। साद रफीक ने कहा कि PTI वाले कभी धरने देते हैं, कभी पार्लियामेंट में लड़ते हैं। सहाफियों ने आज अपनी आंखों से देखा कि किसने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। एक शख्स अदालत उज़्मा में मुद्दई हो और वो पिटीशन डे टू डे बेसिस पे चल रही हो, तो फिर पार्लियामेंट में आके गन डालने का क्या जवाज है? ये फैसला करे, इसने फैसला कहां करवाना है? सुप्रीम कोर्ट से, पार्लियामेंट में, या सड़क के ऊपर? एक अदालत तो मौजूद है, आईनी अदालत है, एक अदालत शाहराह दस्तूर पर इसने लगाई हुई है और हमें मजबूरन जवाब देना पड़ता है। फिर एक अदालत ये लगाता है जलसों में जाके और धरने दे के, और आज इन्होंने यहाँ पार्लियामेंट को भी इन्होंने एक अपना हंगामा समझ लिया है, और वो समझते हैं कि ईवान में भी धरने जैसी लैंग्वेज और वही लबो लहजा और रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। तो PMLN इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है। हम सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। हमें आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि वुज़रा का अंदाज इश्तियाल अंगेज तज़हीक आमेज होता है, जबकि वजीर मुमलिकत मोहम्मद जुबैर का कहना था कि थप्पड़ मारने का तो कोई जवाब नहीं बनता। अगर वुज़रा, और वो भी बड़े जिम्मेदार वुज़रा और उनके स्पोक्स पर्सन हुकूमत के, अगर वो अपने हवास छोड़ बैठते हैं
اور وہ لڑائیوں پہ اتر آتے ہیں اور وہ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں تو دوسری طرف بھی بیٹھے لوگوں میں سے نوجوان ہوتے ہیں وہ قابو نہیں رہتے. آج اپنے بارے میں ہوا ہے تو آپ آج کہیں کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے تو بھائی یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کے بیجے ہوئے کہ تھپڑ مارنا. کم سے کم ہمیں یہ تو چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ جی نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ہماری پارٹی کا کوئی تھپڑ مارے گا تو میں تو بیان پر بڑے آرام سے کنڈیم کر دیتا ہوں, چاہے جتنے سینئر 3 لیڈرز ہوتے ہیں بڑے آرام سے کنڈیم کرتا ہوں. حالانکہ وہ تو جسٹیفائی تو آپ پیچھے جا سکتے ہیں نا. شاہ محمود قریشی نے ہی نعرے مارنے شروع کیے تھے. ایک جس طرح شاہد خاقان عباسی کے بارے میں آپ کسی سے پوچھ لیں, آئی مین کہ از ہی اے پرسن کہ ابھی کبھی وہ اسکول کالج میں بھی لڑے ہوں گے تو. اور شاہد خان وہ شہریار افریدی کا بھی آپ سامنے رکھ لیں. تو جہاں ہم کنڈیم کرتے ہیں اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ یہ لوگ. صرف قومی اسمبلی ہی نہیں, خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی ہاتھ ہپائی ہوئی. 2 اراکین اسمبلی نے آستینے چڑھا کر ایک دوسرے کے خاندانوں تک کو معاف نہیں کیا. اسمبلی میں مار کٹائی کی یہ داستان ہمیں بتائیں گے پشاور سے شہاب الدین. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی صاحبزادہ ثناء اللہ خان نے کرم کی نشاندہی کیا کر دی کہ جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی محمد علی آگ بگولا ہو گئے اور شروع ہوا تلخ جملوں کا تبادلہ. میڈم اسپیکر پاکستان تلخ جملوں سے جب کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو دونوں اراکین اسمبلی ایک دوسرے پر جپٹ پڑے. میڈم اسپیکر میں خیبر پختونخوا اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر مہر تاج روغانی صرف تماشا دیکھتی رہی اور جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو ان کو اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کرنا پڑا. شہاب الدین, آج نیوز, پشاور. ہنگامہ پنجاب اسمبلی میں بھی ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے خلاف ریفرنس پر کارروائی نہ کرنے پر اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی میں احتجاج کیا. جوابی کارروائی پر حکومتی اراکین نے بھی سیٹوں سے کھڑے ہو کر نعرے بازی کی. پارلیمنٹرین دیکھیں, جو قانون کے مطابق آپ کی بات سنی جائے گی, آئین سے بالا کرنا آپ ہے, نہ کوئی اور ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی ری لوکیشن پالیسی کے خلاف ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپوزیشن نے ایک ہفتہ قبل اسپیکر اسمبلی کو قائد ایوان کی نااہلی پر ریفرنس جمع کرایا. ریفرنس پر کوئی کارروائی نہ ہونے پر اپوزیشن نے ایوان میں احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ ایوان میں آئیں اور اپنی پوزیشن واضح کریں. اسپیکر رانا محمد اقبال کی جانب سے جواب نہ ملنے پر اپوزیشن نے ایوان میں احتجاج کرتے ہوئے اسمبلی کارروائی کا بائیکاٹ کیا. ابھی کال کرو فیصلہ کریں. حکومتی اراکین نے بھی اپوزیشن کے خلاف نعرے بازی کر کے حساب برابر کرنے کی کوشش کی. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اراکین جمہوری اداروں کو احتجاج کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے. یہ ان جمہوری اداروں کو اپنے ایک انتہائی گھٹیا احتجاج کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور یہ عدالت عظمیٰ کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جب تک وزیر اعلیٰ ایوان میں اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتے وہ کارروائی کے دوران احتجاج کرتے رہیں گے. عرب ذکر پیناما مقدمے کا, جس میں قطر سے ایک اور خط سامنے آ گیا ہے. اس خط میں بتایا گیا ہے کہ شریف خاندان نے 1980 میں $12 ملین درہم کا کیش سرمایہ کاری کے لیے دیا اور 25 سال بعد اس کے $8 ملین کے بدلے حسین نواز کو آف شور کمپنیاں دی گئیں. وزیر اعظم کے بیٹوں نے بھی اضافی دستاویزات عدالت کو دے دیے ہیں جن میں قطر کی سرمایہ کاری کی تفصیلات بھی شامل ہیں. پاناما مقدمے میں شریف خاندان کی جانب سے دی گئی اضافی دستاویزات. قطر کے سابق وزیر خارجہ حماد بن جاسم الثانی کا 22 دسمبر کا لکھا گیا ایک اور خط بھی عدالت میں جمع کرا دیا گیا. اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ پہلے خط پر اٹھنے والے سوالات کے جواب میں یہ خط لکھ رہے ہیں. میاں شریف کی قطر میں سرمایہ کاری نقد کی صورت میں تھی کیونکہ اس وقت قطر میں کاروبار کیش میں ہی کیا جاتا تھا. 2005 میں میاں شریف کے $80 لاکھ واجب الادا تھے. اس رقم کے بدلے نیسکول اور نیلسن کمپنیوں کے شیئرز حسین نواز کو دے دیے گئے.
ये बेरर सर्टिफिकेट्स 2006 में हुसैन नवाज के नाम मुंतकिल हुए। हसन और हुसैन की जानिब से जमा कराई गई इन इजाफी दस्तावेजात में कतरी खत के अलावा तारिक शफी का बयान हल्फी, दुबई और सऊदी अरब की फैक्ट्रीज की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक तफसीलात शामिल हैं। दस्तावेजात में मियां शरीफ और असानी खानदान के सरमायाकारी मुआहिदों की नकूल भी शामिल की गई हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर भी एक जवाब अदालत में जमा कराया गया है। इसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने असम्बली के खिताब में कोई गलत बयानी नहीं की। वो लंदन के 4 फ्लैट्स में से किसी के मालिक नहीं। पनामा मुकदमे में शरीफ खानदान ने बेटे, वालिद और बेटी के दरमियान रकम की तकसीम और जायदाद खरीदने की पेश करदा तारीखों में तजाद को तस्लीम करते हुए इसे गलती करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीख को अहम करार देते हुए वकील को कहा कि रकम की मुंतकली का जरिया अभी बताना होगा। इस्लामाबाद से फैसल रजा की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पानामा मुकदमे की समाअत की। मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने दलाइल दिए तो अदालत ने कहा कि 2011 के टैक्स फॉर्म में मरियम नवाज जेर कफालत हैं। वकील ने कहा कि जेर कफालत की कोई वाज़े मुतय्यन कानूनी तारीफ मौजूद नहीं है। अदालत ने पूछा कि मुश्तरका खानदानी कारोबार में क्या तमाम बच्चे जेर कफालत तसव्वुर होंगे। शाहिद हामिद ने कहा कि मामला केस टू केस अलहदा होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कानून वाज़े न हो तो आम मानी ही लिए जाएंगे। जस्टिस खोसा ने कहा कि बज़ाहिर हुसैन नवाज ने रकम वालिद को तोहफे में दी, फिर वालिद ने जमीन बेटी के लिए खरीदी। जायदाद मुंतकिली पर बेटी ने रकम वालिद को वापस कर दी। वकील ने जायदाद खरीदारी की तारीखों में तजाद को क्लरिकल कोताही करार दिया तो जस्टिस खोसा ने कहा कि तारीखें बहुत अहम हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने BMW गाड़ी की फरोख्त पर जायद मुनाफे से मुतल्लिक पूछा तो शाहिद हामिद ने कहा कि मरियम नवाज ने पुरानी BMW 2 करोड़ 80 लाख रुपए में देकर नई गाड़ी खरीदी। जब टैक्स रिटर्न ही फाइल कर दी तो जेर कफालत कैसे हो सकती हैं। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि इसे आमदनी और अखराजात से परखा जा सकता है, लेकिन हम सास की तरह हिसाब किताब नहीं मांग रहे। शाहिद हामिद ने 7 फरवरी वाले मिनरवा खत को गलत करार दिया और जेर समाअत मुकदमे को आर्टिकल 184 के तहत सुनने के खिलाफ दलाइल देते हुए मामले को सियासी मुखालफत का शाखसाना करार दिया। बेंच ने कहा कि सियासी इख्तलाफात हों तो क्या मुकदमा न सुने, ये बातें पुरानी हो चुकी। वकील ने अदालती मुआविन मुकर्रर करने का कहा तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि ये नुक्ता समझ से बालातर है। बाद में समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। फैसल रजा खान, आज न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पनामा केस अदालत में तो कानूनी निकात पर लड़ा जा रहा है, लेकिन एक जंग अदालत से बाहर भी होती है और इसी जंग में अपोजिशन और हुकूमती अराकीन ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ ज़बानी हमले किए। मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर ये जेन्युइन होता तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 8 महीने पहले 3 तकरीरों में नवाज शरीफ को कोई तो एक जगह भी तो कतर का नाम ले लेते। नौटंकी जो है ये हमारे सियासी मुखालफीन ने लगाई हुई है। ये अपने जाती मकासद के लिए, अगराज के लिए पागल हो गए हुए हैं। इनका तवाज़न सही नहीं रहा। इंशाअल्लाह ताला सारे तवाज़न ठीक हो जाएंगे। कि ये एक डिक्टेटर बनना चाहता है, कोई जवाब नहीं देता, अरबों रुपए की करप्शन है। इनका काम था पार्लियामेंट में जवाब देना, इन्होंने झूठ बोला। मैं ये कहता हूं कि इन्होंने पार्लियामेंट में भी नवाज शरीफ ने झूठ बोला, इसने सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला। अगर खान साहब की ये जो एक जलन और हसद है जिसके लिए अभी तक बरनौल हम ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं है। जिस तरह ये अपनी दौलत छुपाने के लिए झूठ बोले जा रहे हैं और ये भी झूठ क्योंकि ये झूठ बोलते हैं तो इनके जो फिर दरबारी हैं उनको आगे मजीद झूठ बोलना पड़ता है आगे कि तहकीकात मुमकिन नहीं है आजादाना जब तक नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं इसको कंट्रोल करते हैं। वो प्रॉपर्टी वजीर आजम साहब की थी और वो एक मकसद की खातिर के जब पैसे अदा किए गए वो प्रॉपर्टी मरियम नवाज साहिबा के नाम है पे ही रिटेन हो गई। एक मजाक किया है इन्होंने कानून के साथ और जजेस ने ये कहा कि भाई वकील साहब से ये कहा कि आप हमें घुमा रहे हैं, आप रियल फैक्ट्स की तरफ नहीं आ रहे। ये मुझे कतरी लगता है ये जो इन्होंने हमारा बस्टर्ड की और हमारे जो तलोरे के शिकार करवाए हैं उसके बाद मार्क 2 खत भी आ गया।
पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को ज़रई अराजी की अलॉटमेंट आइन के तहत और राइज ज़ाब्ते के तहत हुई है। इस पर की जाने वाली मज़मूम बहस से रियासती इदारों में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ISPR के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बयान में कहा कि हालिया चंद दिनों से फौजियों को अराजी की अलॉटमेंट के मामले पर बहस की जा रही है। ऐसी अलॉटमेंट आइन पाकिस्तान के तहत होती हैं और जनरल राहील शरीफ रिटायर्ड को भी इसी ज़ाब्ते के तहत ज़रई अराजी अलॉट हुई है। फौजी तर्जुमान ने कहा कि पाक फौज को बदनाम करने वाली ऐसी बहस से रियासती इदारों में गलत फहमी पैदा हो सकती है, जो कि इदारों के दरमियान मौजूद हमाहंगी की फजा के लिए नुकसानदेह हो सकती है। एक और अहम खबर है सिंध हुकूमत के निराले फैसलों से मुतालिक। आपको बताएं कि साबिक वजीर आला कायम अली शाह ने महकमा तालीम के एक अफसर को करप्शन के इल्जाम में उसकी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था, लेकिन मुराद अली शाह ने अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसी मुलाजिम को दोबारा से बहाल कर दिया है। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर हुसैन, ये जो अफसर है इसे तो करप्शन के इल्जाम में बरतरफ किया गया था, फिर ऐसी क्या सूझी वजीर आला सिंध को कि दोबारा बहाल किया इसको? जी आसमा, ये अब्दुल गफ्फार मेहर हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट में 20 ग्रेड के अफसर थे महकमा एजुकेशन के, और ये नौशहर फिरोज में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तैनात थे। 2012 में इन पर संगीन किस्म की करप्शन के इल्ज़ामात थे, गैर कानूनी भर्तियां और बदनवानी के इल्ज़ामात थे, जिस पर उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी सिद्दीक मेमन की जानिब से इन्हें शोकॉज नोटिस दिया गया, जिसका इन्होंने गैर तसल्लीबख्श जवाब दिया। उसके बाद सिद्दीक मेमन ने वो समरी जो है वज़ीर आला सिंध, उस वक्त के वज़ीर आला सिंध जो कि साबिक वजीर आला थे सिंध के कायम अली शाह ने जो है वो भेज दी थी, जिस पर कायम अली शाह ने इन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया था। जब वजीर आला मुराद अली शाह ने ओहदा संभाला तो उसके बाद इन्होंने सखर से ताल्लुक़ रखने वाले एक सूबाई वजीर से सिफारिश करवाई और दोबारा जो है वो ये मामला नए वजीर आला के पास भिजवाया। तो चूँकि पर्ची ज़्यादा तगड़ी थी तो नए वजीर आला मुराद अली शाह ने जो है इस पर दोबारा से इंक्वायरी बिठाई और फिर नए चीफ सेक्रेटरी रिजवान मेमन से जो है ये सारा मामला करवाने के बाद उसे दोबारा मुलाजमत पर बहाल कर दिया है। जी ठीक है, पर्ची अब की बार ज्यादा तगड़ी थी इसलिए इसे दोबारा बहाल किया गया है। खबर आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की परेशानियां तो कम ना हो सकी, लेकिन डॉक्टर्स की अय्याशी के लिए गुजरांवाला के सरकारी अस्पताल को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर्स की पुरतकल्लुफ दावत के लिए वार्ड्स बावर्ची खाने में तब्दील हुए तो मरीजों की बजाय स्टेचर्स पर देगे सवारी करती रही। कबल गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मोमर मरीजा को उसके बेटे स्ट्रेचर न मिलने के बायस चारपाई पर उठाए मारे मारे फिरते रहे। सहूलतों में कमी का मलबा डॉक्टर्स ने हमेशा इंतजामिया पर डाला कि मरीजों के लिए सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रिसर्च कर लें उसके बाद तो उसके हिसाब से जो कार्रवाई बनते हैं हमारे ऊपर करें, मगर विदाउट कोई सहूलतें प्रोवाइड किए बगैर ऐसा तो करना बिल्कुल जुर्म है। अगर हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है इसके जिम्मेदार क्या डॉक्टर्स हैं? क्या हर डॉक्टर अपने घर से बेड्स लेकर आया करे? लेकिन आज मेडिसिन कंपनी की जानिब से डॉक्टर्स की दावत की गई, स्ट्रेचर्स पर खाने और देगे मुंतकिल की गईं और वार्ड्स बावर्ची खाने का मंजर पेश करते रहे। गुजरांवाला का वाहिद सरकारी अस्पताल होने के बायस रोजाना हजारों मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन स्ट्रेचर और दीगर सहूलियात न मिलने के बायस लवाहिकीन मरीजों को उठाकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाते हैं। नाज़रीन, केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के इमरान हैदर आब्दी ने कहा है कि बहावलपुर को भी जदीद तकाज़ों को पूरा करते हुए डिजिटल केबल सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है। भावलपुर में केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान हैदर आब्दी का मजीद कहना था कि एनालॉग सिस्टम से डिजिटल सिस्टम की तरफ जाना एक तारीख साज अमल है। डिजिटल केबल सिस्टम के तहत पाकिस्तान की आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जाएंगी। चेयरमैन पैमरा अबसार आलम से उम्मीद करते हैं कि वो केबल ऑपरेटर्स के मसाइल का खास ख्याल रखेंगे। इस मौके पर COF के सदर रोमेल बट का कहना था कि लोगों के हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम करते रहेंगे।
اور ابھی آپ کو بتائیں پاکستان براڈکاسٹرز ایسوسی ایشن نے نجی ٹی وی چینل بول پر میزبان عامر لیاقت کی جانب سے نامور صحافیوں، سول سوسائٹی کے ارکان اور پی بی ارکان کے خلاف نفرت انگیز تقریر اور تشدد پر اکسانے کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ پی بی اے کے مطابق عامر لیاقت پر ماضی میں بھی نفرت انگیز تقریر کرنے اور تشدد پر اکسانے کا الزام لگ چکا ہے۔ برطانوی حکومت نے انہی وجوہات پر عامر لیاقت کے داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اپنے ایک بیان میں پی بی اے نے ہر قسم کی نفرت انگیز تقریر کی مذمت کی اور سول سوسائٹی اور صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ پی بی اے کا کہنا تھا کہ پی بی اے حکومت، پیمرا، قانون نافذ کرنے والے حکام اور عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔